मिल जाती है। प्रियांशु बहुत खुश था और वह दीप्ति को सबसे पहले खुशखबरी सुनाना चाहता था, इसीलिए वह दीप्ति को फोन करता है। हाँ बोलो। दीप्ति, मुझे नौकरी मिल गई है। क्या? सच में? हाँ सच में। अच्छा सुनो, कोई अच्छा सा बहाना करो और जल्दी से आ जाओ। थोड़ा मुश्किल है पर मैं आती हूँ। इसके बाद दीप्ति किसी तरह ऑफिस से निकलकर प्रियांशु से मिलने आती है। तो फाइनली तुम्हें जॉब मिल गई। हाँ, बस कल ही मैं अंकल के पास जाऊंगा और तुम्हारा हाथ मांगूंगा। ठीक है, तो कल मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। और हाँ, कोई अच्छी शर्ट पहन कर आना। ठीक है। और सुनो, समय से आना, पापा समय के बहुत पक्के हैं। पापा है या कोई मास्टर है? शट अप। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम कल का टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिलहाल अभी हम मंदिर जा रहे हैं। क्या? अभी शाम को? हाँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे जिस दिन जॉब मिलेगी ना, मैं उसी दिन नारियल चढ़ाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथों। अच्छा, तो इसका मतलब है ये नौकरी घूस से मिली है? क्या कहा तुमने? मैंने घूस दिया है? छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, अच्छा मजाक कर रही थी, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम अभी मंदिर जा रहे हैं। अच्छा बाबा, चलो। इसके बाद दोनों मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। फिर कुछ देर बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रियांशु की नौकरी मिलने से उसके घर में सब खुश थे। तेरे पापा सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और हाँ, अब तो जल्दी से दीप्ति को इस घर में ले आओ। माँ, मैं कल ही जाऊंगा। कैसा जमाना आ गया है, अब लड़के खुद अपने रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। बड़े बूढ़ों की तो कोई जरूरत ही नहीं रही। दादी, बड़े बूढ़ों की जरूरत वहाँ होती है जहाँ लड़का और लड़की अनजान हो, और हम दोनों तो पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं एक बार कल बात करके आता हूँ, उसके बाद आप सभी को ही देखना है सब कुछ। ठीक है, जा, लेकिन पैसे लेगा कि ऐसे फ्री में करेगा? माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये बच्चे तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, इस बुढ़िया का सुनता ही कौन है। करो, अपनी मर्जी से ही सब कुछ करो। दादी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, दादी की बातों पर ध्यान मत दो, कल जाकर दीप्ति के पापा से अच्छे से बात करना। जी माँ। चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। अगले दिन ऑफिस के बाद प्रियांशु दीप्ति के घर जाता है और दीप्ति के पापा से बात करता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दीप्ति ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तो तुम्हें जॉब भी मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को थोड़ा समय और देना चाहिए। खैर, तुम बच्चों की खुशी ही हमारी खुशी है। हाँ बेटा, तुम अपनी मम्मी पापा को ले आओ, बाकी का बात हम उनसे कर लेंगे। जी आंटी। कुछ दिनों बाद प्रियांशु अपने परिवार के साथ दीप्ति के घर आता है और दोनों परिवार मिलकर शादी की तारीख तय करते हैं और फिर शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। प्रियांशु दूल्हे के वेश में काफी जच रहा था, वहीं दूसरी तरफ दीप्ति दुल्हन के लिबास में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। दीप्ति, तू बहुत सुंदर लग रही है, देखना कहीं जीजा जी घायल होकर गिर ना पड़े। मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं जीजा जी पागल ना हो जाए। चुप। अरे लड़कियों, अब दीप्ति को परेशान करना बंद करो, जाओ देखो बारात आ रही है या नहीं। जी आंटी। बेटी, तू बहुत सुंदर लग रही है, तुझे किसी की नजर ना लगे। माँ, दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज मेरी छोटी गुड़िया किसी की दुल्हन बनने जा रही है। बेटी, ससुराल में सबसे अच्छे से बात करना, सबका ख्याल रखना, और अगर कोई कुछ कह दे तो बुरा मत मानना। याद रखना, जब तक तू उन्हें अपना नहीं मानेगी तब तक वो भी तुझे अपना नहीं मानेंगे। इसीलिए आज के बाद तेरा ससुराल ही तेरे लिए सबसे पहला होगा। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उधर पापा कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ। है, इस आदमी से तो ना तो कुछ संभलता ही नहीं है। जब तक मैं ना रहूं तब तक कुछ नहीं होने वाला। चलो। उधर प्रियांशु के घर में भी सब बहुत खुश रहते हैं। सभी मेहमान बारात में जाने के लिए तैयार होते हैं। प्रियांशु का ममेरा भाई गुलशन और फुफेरा भाई रघु बारात में जाने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं। रघु भैया, जरा देखो तो मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छे लग रहे हो बेटा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। देखना, आज लड़कियों की नज़र मुझ पर ही रहेंगी। वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, हमारी होने वाली भाभी की कोई बहन है कि नहीं? यही तो दुख की बात है, बहन कोई है ही नहीं। हाँ, पर सहेली ज़रूर हो सकती है। हाँ रघु भैया, तुमने सही कहा। आज ना प्रियांशु भैया की शादी में धमाल करना है। अच्छा, सुना है ये अरेंज कब लव मैरिज हुई है?
हाँ सुना तो मैंने भी है, पर मानना पड़ेगा प्रियांशु भैया बड़े भाग्यशाली हैं। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ छोकरी। तो तुम लोग भी कर लो एक एक छोकरी, नालायको। अरे दादी आप है ना, क्यों रघु भैया? हाँ हाँ, दादी से बेहतर कोई छोकरी हो सकती है क्या? चल भाग यहाँ से, और जरा जाकर देखो बारात में जाने वाली गाड़ी अभी तक आई कि नहीं। तुम लोगों के सजने संवरने का चक्कर में कहीं लेट ना हो जाए। जी अभी जाते हैं। पूरा घर गंदा कर दिया। इसी तरह दोनों परिवारों के रिश्तेदार और दोस्त शादी को लेकर काफी उत्साहित थे। दूसरी तरफ दीप्ति के पापा एक जगह बैठे हुए भारी मन से अपनी बेटी के जाने के बारे में सोच रहे थे। क्या हुआ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कल बेटी चली जाएगी और ये घर सूना हो जाएगा। बेटी तो पराया ही होती है ना एक दिन तो हर बेटी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। चलिए अब आप अपना मन खराब मत कीजिए, अभी बहुत काम बाकी है। हाँ चलो, जरा बिट्टू को फोन करके पूछो, बोलो बारात कहाँ तक पहुंची है। हाँ कहती हूँ, लेकिन यह लड़का मिले तब तो पता नहीं कहाँ है। ठीक है मैं देखता हूँ। दूसरी तरफ प्रियांशु कुछ दोस्तों के साथ अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसके पापा आ जाते हैं। अरे बेटा, ये गाड़ी वाले का नंबर तो देना, समय तो हो गया है, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आए। दोनों पक्षों में शादी की तैयारियां तो धूमधाम से हो रही थी, लेकिन बारात की गाड़ियों का अता पता ही नहीं था। प्रियांशु ड्राइवर को फोन करता है तो पता चलता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और अगले आधे घंटे में गाड़ी पहुंच जाएगी। ये खबर बिट्टू को भी पता चलता है और वो घर में सबको बोल देता है। ये सुनकर दीप्ति की सहेलियां दीप्ति की खिंचाई करने लगती है। अरे दीप्ति, जीजा जी तो बहुत स्लो निकले, देखना कहीं पहली रात में स्लो ना पड़ जाए। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है, जो देर से आते हैं ना वो चमकते भी खूब है। कुछ देर में बाराती जाने वाली सभी गाड़ियां दूल्हे के घर पहुंच जाती है और उसके बाद सभी रिश्तेदार एक एक गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं। लो भाई गुलशन, आखिर गाड़ी आ ही गई। अरे भैया मेरा गेटअप सही है ना? बेटा ये गेटअप मेकअप बाद में देखना, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, पहली देर हो गई है। अरे कोई देखो प्रियांशु गाड़ी में बैठा है कि नहीं बैठा। ताऊ आप ही क्यों नहीं देख लेते? बेटा बारात में खिड़की वाली सीट मिलना बहुत ही मुश्किल है, एक बार उतरते ही खेल खत्म। अरे क्या हुआ, प्रियांशु गाड़ी में बैठा कि नहीं? हाँ भैया, प्रियांशु बैठ गया, चलो अब धीरे धीरे गाड़ी छोड़ना शुरू करो। इसके बाद एक एक गाड़ी छोड़ जाती है। प्रियांशु अपने कुछ दोस्तों के साथ कार में बैठा था और सभी आपस में खूब मस्ती कर रहे थे और पीछे पीछे बैंड बाजा की गाड़ी अलग से ही आ रही थी। वहीं पर रघु और गुलशन की अपनी ही मस्ती चल रही थी। रघु भैया हम बारात में जा रहे हैं, लेकिन कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? गाना भैया गाना। अरे वो भी होगा, जैसे ही वहाँ पहुँचने वाले होंगे सभी बाराती नीचे उतर जाएंगे और बैंड बाजे की धुन में थिरकते हुए जाएंगे, कितना मजा आएगा। तो भैया अभी थिरक लेते हैं ना। ड्राइवर भाई कोई अच्छा हिंदी गाना लगाओ। अरे चुप करो, हिंदी गाना लगा दो। कोई हिंदी नहीं ड्राइवर भाई, भोजपुरी गाना लगा दो। अरे वाह ताऊ, आप तो अद्भुत हैं। ड्राइवर भाई भोजपुरी लगा दो। इधर ये सब मस्ती करते हैं, वहीं पर दूसरी ओर दुल्हन के घर में कुछ लोग बारातियों का फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे सब तैयार रहो, बारात कभी भी पहुंच सकती है। दूसरी तरफ दीप्ति कुछ सहेलियों के साथ अपने कमरे में बैठी रहती है और सब आपस में बातें करते हैं। तभी बिट्टू दौड़ता हुआ आता है और कहता है, दीदी बारात आ गई है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और कमरे से निकलकर छत पर चले जाते हैं और देखते हैं कि बाराती धीरे धीरे नाचते नाचते आगे बढ़ रहा है। दीप्ति, आखिर तेरी बारात आ ही गई, देख सब कैसे नाच रहे हैं। लेकिन बारात में 2 बंदर भी है, मेरा मतलब है 2 लड़के बंदर जैसे नाच रहे हैं। कहाँ मुझे भी दिखा। अरे वहाँ देख। दीप्ति की सहेली इशारा किसी और को नहीं बल्कि रघु और गुलशन को कर रही थी, जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे। अरे रघु भैया ऊपर देखिए, ऊपर कैसे हमें देख रही है। अरे हाँ, लगता है ये भाभी की सहेलियां हैं, हमें देखकर हंस रही हैं। बेटा वो तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे बंदर जैसे डांस को देखकर हंस रही है। और उछलो बंदर कहीं का। कुछ देर बाद प्रियांशु कार से नीचे उतरता है और छत की तरफ देखता है जहाँ पर दीप्ति खड़ी थी। दीप्ति भी उसे मुस्कुराते हुए देखती है। इसी बीच दुल्हन पक्ष के कुछ रिश्तेदार बाराती के साथ डांस करने लगते हैं और दीप्ति की सहेलियां भी छत से उतरकर सबके साथ डांस करने लगती है। पूरा माहौल जगमगा उठा था और हर कोई खेल खिला रहा था। इसके बाद धीरे धीरे सभी बाराती अंदर जाते हैं
और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। दीप्ति के पापा और कुछ रिश्तेदार हाथ जोड़कर एक एक बाराती को उन्हें आराम से घर में जाने के लिए इशारा करते हैं। तभी प्रियांशु के पापा दीप्ति के पापा से मिलते हैं। आइए भाई साहब आइए, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, भला अपने ही घर में आने में कैसी तकलीफ? वैसे आपने बहुत अच्छा सजाया है। जी धन्यवाद भाई साहब, चलिए आइए अंदर आइए। उधर दीप्ति की माँ भी बारात में आए हुए महिलाओं का स्वागत करती है। कुछ देर बाद सभी बारातियों को नाश्ता कराया जाता है और बाराती भी मजे से खाते हैं। मानना पड़ेगा, कितना अच्छा स्वागत किया है। हाँ, और उतना ही अच्छा नाश्ता भी है। वैसे सुनने में आया है अपना प्रियांशु बिना दहेज का शादी कर रहा है। हाँ, बहुत बड़ा मन है प्रियांशु का। वो तो है। उधर कुछ बाराती दीप्ति को देखते हैं और इनमें रघु गुलशन भी रहते हैं। गुलशन, भाभी तो बहुत सुंदर है। मैं भाभी की सहेलियों को देख रहा हूँ, वो भी कुछ कम नहीं है। अरे ये तो वही लड़कियां हैं जो मैं छत से देख रही थी। भाभी से बात करनी होगी और सेटिंग करवानी होगी। अच्छा आइडिया है। तभी एक सहेली बोलती है, अगर आपका देखना हो गया हो तो क्या हम दीप्ति को लेकर नीचे मंडप पर जा सकते हैं? अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो, रास्ता छोड़ो। मंडप पर प्रियांशु बैठा रहता है जहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी कुछ देर में दीप्ति को भी मंडप में लाया जाता है और वह प्रियांशु के सामने बैठती है। दोनों एक दूसरे को एक नजर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। पंडित जी धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू करते हैं और दूसरी तरफ शादी में आए लोग और बाराती खाना खाते हैं। कुछ तारीफ करते हैं और कुछ सब ठीक है, लेकिन दाल बहुत पतली है। मेरे राजू की शादी में उसके ससुराल वालों ने कितनी अच्छी दाल खिलाई थी। रहने दो बहन, मैं भी वहीं पर थी, दाल कम पानी ज्यादा था। ओ हाँ, तुम भी थी। एक तरफ शादी चल रही थी, एक तरफ लोग खाना खा रहे थे और एक तरफ महिलाओं की मंडली बैठी थी। एक तरफ बड़े बुजुर्ग भी गपशप कर रहे थे और एक तरफ लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब 7 फेरे शुरू हो गए। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, दीप्ति और प्रियांशु फेरे ले रहे थे और कुछ समय बाद शादी संपन्न होती है। तो आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। आज से आप दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आइए अब आप सभी एक एक करके आएं और वर वधू को आशीर्वाद दें। पंडित जी के कहने पर सभी बड़े बुजुर्ग एक एक करके दोनों को आशीर्वाद देते हैं और दोस्त बधाई देते हैं। इस तरह धीरे धीरे रात कटती है और सब दुल्हन की विदाई की तैयारी करते हैं, जहाँ हर कोई भावुक हो गया था। बेटी अच्छे से रहना, और हाँ, मैंने जो कहा था याद रखना। हाँ माँ, तुम अपना भी ख्याल रखना और पापा का भी ख्याल रखना। बेटा मेरी चिंता मत करो, बस तुम खुश रहना, और हाँ अगर कोई जरूरत हो तो बेझिझक कहना। बेटा दीप्ति का ख्याल रखना, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना। अरे पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ मत जोड़िए, आप चिंता मत कीजिए। दीप्ति आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं दीप्ति का हमेशा ख्याल रखूंगा। आई लव हर। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दीप्ति हमारे घर में बेटी की तरह रहेगी। अब हमें जाने की अनुमति दें। इसके बाद दीप्ति फूट फूट कर रोने लगती है और अपने भाई, माँ, पापा और दोस्तों के गले लग जाती है। प्रियांशु उसे संभालने की कोशिश करता है और धीरे से उसे कार की ओर ले जाता है। दीप्ति के घर वाले भी रो पड़ते हैं। दीप्ति कार में बैठ जाती है और इसी के साथ उसकी विदाई भी हो जाती है। दीप्ति कार में बैठ जाती है और इसी के साथ उसकी विदाई भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु के घर में बहू के स्वागत की तैयारी हो रही थी। भाभी, वे लोग निकल गए हैं, कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप जल्दी से स्वागत की थाली सजा दीजिए, अभी लाती हूँ। प्रियांशु की माँ बहुत खुश थी। वो नई बहू की स्वागत के लिए तैयार रहती है। कुछ देर बाद गाड़ी आती है। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आता है। नानी नानी, मामू मामी को लेकर आ गए। अरे सब तैयार हो जाओ। प्रियांशु और दीप्ति गाड़ी से उतरते हैं। तभी प्रियांशु की माँ आती है और दोनों को आरती दिखाकर आशीर्वाद देती है और कहती है, अब तुम दोनों घर में आओ। प्रियांशु के घर में एक रस्म थी जहां पर उसके छोटे भाई बहन घर में घुसने पर उससे कुछ पैसे या फिर गिफ्ट मांगते थे। तो जैसे ही प्रियांशु और दीप्ति घर के अंदर जाने लगते हैं तो रघु, गुलशन कुछ बच्चों के साथ दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मांग करने लगते हैं। अरे भाभी, इतनी जल्दी क्या है? आप बिना कुछ दिए अंदर नहीं जा सकते, क्यों गुलशन? हाँ एकदम सही है। चलिए ज्यादा नहीं तो 5001 रुपए दे दीजिए, हम उसी में खुश हो जाएंगे। इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। ये हुई ना बात। रास्ता छोड़ दो, बाद में कुछ दे देगी। अब बाद में नहीं, अभी ही देना होगा, नहीं तो अंदर नहीं जाने देंगे। चलिए भाभी, अब जल्दी भी कीजिए।
दीप्ति के साथ उसकी एक सहेली भी आई थी जो बहुत चालाक थी। वह कहती है, दीप्ति, मैं मानती हूँ इन्हें तो कुछ पैसे तो देने ही चाहिए। बेचारों ने कल रात में बंदर जैसे नाचकर पूरा माहौल जमा दिया था। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। और तुम भी कुछ कम नहीं थी, छिपकली जैसी यहाँ वहाँ फुदक फुदक कर नाच रही थी। क्या मैं छिपकली हूँ? अच्छा ठीक है, तुम लोग अब लड़ाई बंद करो। इसके बाद ही दीप्ति कुछ पैसे निकाल कर देती है। ये लीजिए। अरे भाभी, ये तो बस 500 रुपए है, इसमें हम बच्चों का क्या होगा? गुलशन बस करो, चलो रास्ता छोड़ो। ठीक है, जाइए। इसके बाद प्रियांशु और दीप्ति घर में प्रवेश करते हैं। दिन भर इसी तरह एक के बाद एक रस्म होती है और सब खूब मस्ती करते हैं और सारे बच्चे प्रियांशु के कमरे में ही अड्डे जमा कर रहते हैं। तभी प्रियांशु की माँ आती है। अरे चलो सब, बहू को अब आराम करने दो, बेचारी जब से आई है आराम नहीं की है। बेटी थोड़ा आराम कर लो। और हाँ बेटी, अब तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो लेने में संकोच मत करना, ठीक है? जी माँ। वाह वाह, बहू के आते ही बेटे को भूल गई। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, बहू को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं माँ। चलो अब तुम लोग आराम करो, मैं जाती हूँ। इसी तरह ये दिन बीत जाता है। अगले दिन रिसेप्शन का तैयारी चल रही थी। प्रियांशु और दीप्ति स्टेज पर बैठे रहते हैं। दोनों किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे थे। हर कोई इनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था, तो कुछ तो इन्हें देखकर सपने भी देखने लगे थे। प्रियांशु भैया और भाभी कितने अच्छे लग रहे हैं, किसी राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं लग रहे। बात तो बिल्कुल सही है। अब मुझे भी किसी का राजकुमार बनने का मन कर रहा है। लेकिन राजकुमारी कहाँ मिलेगी? मिल गई है। कौन? भाभी की सहेली, और कौन? हमारी जोड़ी भी क्या खूब लगेगी। कुछ नहीं लगेगी, उसकी जोड़ी तो मेरे साथ जमेगी। रघु भैया, ये गलत है। क्यों गलत है? याद है शादी घर में मैंने ही पहले उसे देखा था, और तो और बात भी मैंने ही की थी। हाँ तो उससे क्या होता है? एक काम करते हैं, हम उसी से ही पूछ लेते हैं कि वो किसे पसंद करती है। ये दोनों बात कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इनकी बातें ताऊ सुन रहे थे। जैसे ही दोनों उस लड़की से बात करने जाते हैं तो ताऊ आ जाते हैं। अरे रुको, कहीं जा रहे हो? नहीं, हम दोनों तो बस ऐसे यूं ही घूम रहे थे। क्यों गुलशन? हाँ ताऊ, रघु भैया सही कह रहे हैं, हम तो बस घूम रहे थे। सुनो बेटा, जिसके साथ घूमने की सोच रहे हो वो मेहमान है, तो तुम दोनों सुधर जाओ। पार्टी चल रही है तो पार्टी का आनंद लो। मेरी नजर तुम दोनों पर ही है, ठीक है? चलो अब जाओ, निकलो। इधर रिसेप्शन में धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती रहती है। कोई खाना खा रहा था, कोई गिफ्ट दे रहा था और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। दोनों परिवार बहुत खुश थे। प्रियांशु, थैंक यू मुझे ये खुशी देने के लिए। अपने चारों ओर देखो ना, सब कितने खुश हैं। मम्मी पापा सब कितने खुश हैं। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि शादी एक त्योहार है बेटा, जहाँ सब आते हैं, आपस में दुख सुख बांटते हैं, दो परिवारों के लोग एक होते हैं और पूरा समाज इस त्योहार का साक्षी होता है। अच्छा, तो इसीलिए तुम हमेशा शादी करने की जल्दी में थे। प्रियांशु, तुम मुझसे वादा करो, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। कुछ देर बाद डीजे बजता है, सभी डांस करते हैं। डांस करते करते गुलशन आ जाता है और प्रियांशु दीप्ति को डांस कराने ले जाता है। फिर सब मिलकर डांस करते हैं। करीब देर रात को पार्टी खत्म होती है। अगले ही दिन सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं। दीप्ति घर की सफाई करने लगती है। तभी प्रियांशु की माँ आती है और कहती है, अरे 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 बेटी, तुम ये सब क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और तुमने घर का काम करना शुरू भी कर दिया। हिलाओ, मैं करती हूँ। नहीं माँ, मैं करती हूँ ना, जिद मत करो, आस पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। हिलाओ, मैं करती हूँ। ठीक है माँ। कुछ देर बाद प्रियांशु कमरे में आता है। वह बहुत खुश रहता है। ओहो, क्या बात है जनाब, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तुम भी सुनोगी तो खुश हो जाओगी। अच्छा चलो, तब बताओ क्या बात है। तुम्हें याद है हम पहली बारी कहाँ मिले थे? कॉलेज में? नहीं, उससे पहले। ओह, मैं तो भूल ही गई। हम तो पहली बार मनाली में मिले थे। हाँ, तो हम हनीमून के लिए मनाली जा रहे हैं। क्या? दीप्ति, मैं चाहता हूँ जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी वहीं से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो जल्दी से सामान पैक करो, हम कल सुबह निकल रहे हैं।
इसके बाद अगली सुबह प्रियांशु और दीप्ति मनाली के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटे बाद वहां पर पहुंचते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए। हाँ। दीप्ति, क्या हुआ, बाबू को चोट लग गई? अच्छा अभी दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। दूसरी तरफ वहीं पर कुछ लड़के भी थे जो इन्हें देखकर आपस में बात करते हैं। अरे भाई उधर देख, चाल लग रही है। काश वो लड़की हमारे साथ होती तो मजा आ जाता। काश क्यों बे, चलो पकड़ ही लेते हैं। वैसे भी यहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसके साथ तो एक लड़का है। अरे इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। इसके बाद सारे लड़के उनके पास चले जाते हैं। मैडम हमें भी साथ में ले लो, हम भी थोड़ा खेल लेंगे। हाँ मैडम, बहुत मजा आएगा। तभी प्रियांशु से उनकी हाथापाई हो जाती है और सारे लड़के मिलकर प्रियांशु को बहुत मारते हैं। दीप्ति मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वहां पर कोई नहीं रहता। तभी प्रियांशु के सिर पर चोट लग जाती है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। प्रियांशु, प्रियांशु उठो, प्रियांशु उठो प्लीज। तुम्हारा हीरो अब नहीं उठने वाला, अब तुम्हें हमारे साथ ही खेलना होगा। दीप्ति को समझ नहीं पाती, वह बुरी तरह से सहम गई थी। फिलहाल दीप्ति बेबस थी, इसकी मदद कोई नहीं कर रहा था और उसकी मदद के लिए आसपास कोई था भी नहीं। दीप्ति कुछ समझ नहीं पाती है, वह बुरी तरह से सहम गई थी। फिलहाल दीप्ति बेबस थी, उसकी मदद के लिए आसपास कोई नहीं था। देखो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चले जाओ यहाँ से। अरे मैडम दिमाग कम है क्या? यहाँ चिल्लाने से कोई भी नहीं आने वाला है, क्यों फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो? तो तुम हम में से किसके साथ पहले खेलोगी? दीप्ति बार बार प्रियांशु को उठाने की कोशिश करती है लेकिन प्रियांशु को होश नहीं आता है। तभी बहुत हो गया है तेरा ड्रामा, अब चल। वह लड़का दीप्ति को खींच कर ले जाता है और दीप्ति जोर जोर से प्रियांशु को पुकारती है। तभी प्रियांशु को होश आता है और लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है। छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। अरे भाई ये तो फिर से खड़ा हो गया। अच्छा जा, इस बार साले को हमेशा के लिए लेटा दे, जा। इसके बाद वो लड़का प्रियांशु को मारने आता है। तभी प्रियांशु उसे घूसा मारता है और वह बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त प्रियांशु को मारने के लिए एक साथ आते हैं और वह सभी भाग जाते हैं। दीप्ति दौड़कर प्रियांशु को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। प्रियांशु, प्रियांशु। रोना बंद करो, अब सब ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रियांशु, हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे, हम अभी घर जा रहे हैं। शांत हो जाओ, अब सब ठीक हो गया है। तभी दीप्ति देखती है कि प्रियांशु के माथे पर चोट लगी है और खून निकल रहा है। तुम्हें तो चोट लगी है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ जरा सी लगी है, ठीक है चलो। इसके बाद दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर प्रियांशु की चोट पर पट्टी कर देते हैं। चोट गहरी नहीं है और कुछ ही दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर। प्रियांशु अब हमें घर चलना चाहिए, प्लीज। रिलैक्स, देखो अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात ही नहीं है। दीप्ति मैं तुम्हारे साथ इन खुली वादियों में वक्त बिताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ। आज प्रियांशु और दीप्ति मनाली से लौटने वाले थे। प्रियांशु की माँ सुबह से ही अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी और दादी ये सब देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। इतनी नौटंकी बर्दाश्त नहीं होती है। एक तो बिना पैसे के बहू लाई है और उसी के स्वागत के लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं। कुछ देर बाद प्रियांशु और दीप्ति वापस आते हैं। माँ, माँ। प्रियांशु की आवाज सुनकर दादी और माँ दोनों बाहर आ जाती हैं और फिर प्रियांशु और दीप्ति माँ और दादी को प्रणाम करते हैं। बेटा तुझे ये चोट कैसे लगी? माँ वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? देख बहू देख, तुम मेरे एक लौते पोते के लिए कैसी बहू लाई है। घर में पैर रखते ही एक्सीडेंट हो गया। बेटा तू ठीक तो है? दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दीप्ति की वजह से चोट नहीं लगी है। मुझे तो अरे अब जाने भी दो इन बातों को। नहीं दादी, प्रियांशु को चोट मेरी वजह से ही लगी है। इसके बाद दीप्ति माँ और दादी पूरी बात बताती है। फिर दोनों कमरे में चले जाते हैं। दीप्ति के सच कहने पर प्रियांशु थोड़ा नाराज हो जाता है। तुम्हें ये सब बात बताने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं सब बता रहा था ना, संभाल रहा था ना मैं तो सिर्फ सच ही कह रही थी।
हर बार सच कहना सही नहीं होता, कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है। और ये सच बोलकर क्या साबित करना चाहती हो? बेकार में सब टेंशन कर रहे हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। दीप्ति, बात सॉरी की नहीं है, कब कहाँ क्या कहना चाहिए इस बात को समझो, ठीक है? चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, मुझे आज ही ऑफिस ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल कर रख देती हूँ। इसके बाद प्रियांशु जल्दी से फ्रेश होकर ऑफिस चला जाता है। दीप्ति को प्रियांशु के बिना मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह अपने घर पर फोन से बात करती है। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, हम लोग आज ही वापस आए हैं। बातों बातों में दीप्ति अपने घर में भी सब कुछ बता देती है कि मनाली में उनके साथ क्या हुआ था। धीरे धीरे शाम ढलती है और प्रियांशु रात को घर आता है। दीप्ति, तो तुमने घर में भी बता दिया क्या? मनाली वाली बात? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पापा ने कॉल किया था, देखो कितना टेंशन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। हाँ, लेकिन वह तो मेरे अपने घर वाले हैं ना, अगर मैंने उन्हें बता भी दिया तो दिक्कत ही क्या है? मैं उस घर की बेटी हूँ, अगर उनके घर की बेटी के साथ कुछ होता है तो उन्हें भी पता होना चाहिए। प्रियांशु, बात को समझो, सब क्या सोचेंगे कि मैं कितना गैर जिम्मेदार हूँ। नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा, उल्टा उन्हें तुम पर गर्व महसूस हो रहा था। चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा, और उसके बाद? उसके बाद क्या, खाना खाकर सो जाना है। बस, मेरा तो कुछ और ही इरादा था। मैं जानती हूँ जनाब का क्या इरादा है। तभी दादी किसी काम से अंदर आती है और राम 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 राम, अरे दरवाजा तो बंद कर लिया करो, आजकल के लड़के और लड़कियां कभी भी शुरू हो जाते हैं। दादी, आप कुछ काम था? हाँ, आज तुम्हारी माँ मंदिर गई थी तो पंडित जी से कहकर तुम दोनों के लिए ताबीज लाई है। ये लो, पहन लो इसे। दादी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? माँ भी ना छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती है। देखा दीप्ति, इसीलिए मैंने सच कहने से मना किया था। ओफो, अब दोबारा शुरू मत हो जाना, मैं खाना लगाने जा रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ये कहकर दीप्ति चली जाती है। देखो, यही होता है लव मैरिज करने का नतीजा, अब उम्र भर नखरे झेलते रहो। दादी, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। ठीक है, तेरी बीवी है, तू ही संभाल, मुझे क्या करना है। ये कहकर दादी भी चली जाती है। गलती मेरी ही थी, मुझे दीप्ति से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद सभी खाना खाते हैं। इसके बाद एक एक कर सब सो जाते हैं। दीप्ति और प्रियांशु भी सोते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। प्रियांशु दीप्ति से बात करना चाहता था, लेकिन बातचीत शुरू नहीं कर पाता है और फिर दोनों देर रात तक सो जाते हैं। अगली सुबह प्रियांशु चाय लिए दीप्ति को जगाता है। दीप्ति, दीप्ति। प्रियांशु, और ये क्या, तुम चाय लाए हो? हाँ, क्योंकि आज मेरी बीवी ऑफिस जा रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी चाय पीकर दिन भर ताजगी महसूस करे और मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो और किस बात की माफी मांग रहे हो? कल की बात। ओह, वो तो मैं कब का भूल गई थी। अच्छा, तब तो सारी मेहनत बेकार हो गई। सोचा था सुबह सुबह चाय पिलाकर मैं तुम्हें मना लूंगा और तुम मुझे खुशी से गले लगा लोगी। वह तो मैं तुम्हें कभी भी लगा सकती हूँ। इसके बाद दीप्ति प्रियांशु को गले लगा लेती है। दीप्ति और प्रियांशु की शादी को 1 साल बीत चुका था। दोनों सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को वापस आ जाते थे। फिर वीकेंड में सब साथ में खाना खाने बाहर जाया करते थे। एक दिन प्रियांशु की माँ और दादी कुछ सामान लेने बाजार जाती हैं। तभी उसकी मुलाकात विमला से होती है, जो कि उसकी दोस्त थी। अरे मालती, तू यहाँ पे कैसे? मैं अपनी सासू माँ के लिए कुछ लेने आई थी, ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते आंटी, और सुना है तेरे बेटे की शादी हो गई है? तब तो घर में पोता पोती के साथ तो खूब मजे कर रही है। नहीं नहीं, दोनों की शादी को भी सिर्फ 1 साल हुआ है, बच्चों ने अभी तक प्लानिंग नहीं की है। अरे ये क्या बोल रही है, ये सब में प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, तुझे तो पता ही होगा रीमा के बेटे के बारे में। नहीं, मुझे नहीं पता। तू भी कितनी भोली है, सुना है रीमा के बहू बेटे ने 2 साल तक बच्चे का कोई प्लानिंग नहीं की थी और जब प्लानिंग की तो बच्चा हुआ ही नहीं। आज तक डॉक्टर के दरवाजे पर घूम रहे हैं, इसीलिए समय पर सब हो तो ठीक होता है। ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, कभी घर में आओ तो फुर्सत से बात करते हैं। ठीक है। ये कहकर विमला चली जाती है। विमला की बातों से मालती थोड़ा परेशान हो जाती है। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो विमला क्या कह के चली गई? विमला ने कुछ गलत नहीं कहा। अरे हमारे जमाने में शादी के 1 साल पूरा होते ही बच्चे गोदी में खेला करते थे, कभी कोई दिक्कत सुना है क्या? लेकिन आज तो जमाना ही बदल गया है।
माँ जी, आप ना एक बार प्रियांशु और बहू से बात कीजिए ना। ठीक है, मैं बात करूंगी। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। दादी प्रियांशु और दीप्ति का बेसब्री से इंतजार करती है। कुछ देर बाद दोनों घर आते हैं तो दादी प्रियांशु से बात करती है। बेटा, 1 मिनट सुनना, कुछ बात करनी थी। हाँ दादी। दादी प्रियांशु से बच्चे के बारे में बात करती है। वह कहती है कि उन्हें बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है दादी, मैं आज ही दीप्ति से बात करता हूँ। कुछ देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और प्रियांशु और दीप्ति भी बेड पर लेटे रहते हैं। तब प्रियांशु दीप्ति से कहता है। दीप्ति, हाँ बोलो। वो माँ और दादी चाहती हैं कि हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। क्या? प्रियांशु, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी ऑफिस में बहुत बिजी रहती हूँ। मैं अभी बच्चा नहीं संभाल सकती हूँ। कुछ दिनों बाद मेरा प्रमोशन भी होने वाला है और इस प्रमोशन के लिए मैंने काफी मेहनत की है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सही समय होगा। दीप्ति, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। और बात रही बच्चे संभालने की, तो उसके लिए माँ और दादी है ना। तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी मनमर्जी करते हो। पहले शादी में जल्दीबाजी और उसके बाद बच्चा। प्रियांशु देखो, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने अपनी लाइफ में सही से कुछ किया भी नहीं है, और अभी अगर बच्चा हुआ तो मेरी तो लाइफ ही खत्म हो जाएगी। तुम दादी और माँ को समझा दो प्लीज, मैं अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। लेकिन दीप्ति, माँ और दादी गलत नहीं है। जब वे माँ बनी थी तब वो भी तुम्हारी उम्र की ही होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। हम बच्चे की प्लानिंग कुछ साल बाद भी कर सकते हैं। प्रियांशु, तुम बहुत जल्दी फैसला ले रही हो, थोड़ा शांत दिमाग से सोचो। मैं और कोई बहस करना नहीं चाहती हूँ। लाइट बंद कर दो प्लीज, मुझे सोना है। प्रियांशु बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसीलिए बिना कुछ कहे लाइट बंद कर देता है और सो जाता है। अगली ही सुबह प्रियांशु नाश्ता करने बैठता है और माँ नाश्ता परोसते हुए कहती है। बेटा, बहू नहीं आई? माँ, दीप्ति को आज कुछ काम था, इसीलिए वो जल्दी ऑफिस चली गई है। ओह, अगर मुझसे गई होती तो मैं टिफिन बनाकर दे देती। ठीक है माँ, ऑफिस कैंटीन में कुछ खा लेगी। अच्छा बेटा, तूने बहू से बात की थी? प्रियांशु माँ को सारी बात बताता है। बहू सही कह रही है प्रियांशु, अभी उसकी उम्र ही क्या है। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो शादी के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती है। हमारी बहू कुछ करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। प्रियांशु, बहू से कह देना हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है माँ। अरे क्या बहू ठीक कह रही है? इसका मतलब हम सब गलत हैं। एक लड़की के लिए माँ बनना उसका सबसे बड़ा सपना होता है, और काम करने वाली एक अकेली लड़की नहीं है। दुनिया में और भी ऐसी लड़कियां हैं जो माँ होने के साथ साथ काम भी करती हैं, लेकिन उसके तो नखरे ही अलग है। कहती है लाइफ में कुछ करना है। हाँ, अरे किसी ने रोका है क्या? तुम दोनों ने बहू को अपने सिर पर बिठा रखा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन इस घर में सब कुछ उसी के हिसाब से होगा, कह रही हैं। माँ जी बस, बहुत हो गया, अब बस भी कीजिए, बात को समझिए। ये इन दोनों की लाइफ है और इन्हें पूरा हक है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बेटा जल्दी से नाश्ता कर ले, तुझे देर हो रही होगी। इसके बाद प्रियांशु नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। कुछ घंटों के बाद प्रियांशु बार बार अपना मोबाइल चेक करता है कि दीप्ति का फोन आया या नहीं। अभी तक दीप्ति का कॉल नहीं आया। हर दूसरे दिन तो दीप्ति का कॉल आ जाता है। शायद ऑफिस में बिजी होगी या फिर रात की बात को लेकर गुस्से में होगी। सुबह भी बिना बोले जल्दी ऑफिस चली गई। लड़कियों को समझना बहुत ही मुश्किल है। उधर दीप्ति ऑफिस मीटिंग में बिजी रहती है, लेकिन उसके मन नहीं लग रहा था। वह मीटिंग में तो थी, लेकिन बार बार प्रियांशु के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है, तभी प्रियांशु की कॉल आती है। हाँ बोलो। क्या बात है मैडम, अभी तक गुस्से में हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दीप्ति, ये सब क्या है? हमारी बात कल रात को खत्म हो तो गई थी, फिर भी तुम बिना कुछ कहे ऑफिस चली गई। मुझे आज जल्दी ऑफिस आना था, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन बाद में फोन तो करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, मैडम को तो गुस्से में रहना है, वो क्यों करेगी फोन? प्रियांशु मैं गुस्से में नहीं थी, मैं अभी अभी मीटिंग से निकली हूँ। वाह, हर बात का जवाब तुम्हारे पास पहले से ही रहता है। हाँ है, तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते हो। तो तुम मुझे समझाती क्यों नहीं हो? तभी दीप्ति कॉल कट कर देती है और प्रियांशु। हेलो हेलो दीप्ति, तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? उधर दीप्ति ऑफिस के एक कोने में रोती है। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं बिजी थी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? दीप्ति और
प्रियांशु दोनों मनमुटाव से परेशान और दुखी थे। जहां एक तरफ दीप्ति ऑफिस में बैठी रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रियांशु भी उदास था। शाम को प्रियांशु ऑफिस से जल्दी निकल जाता है और एक पार्क में बैठ जाता है। दीप्ति का भी काम में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो भी ऑफिस से निकल जाती है। और तभी रास्ते में उसे कुछ कपल्स दिखाई देते हैं जो बड़े प्यार से एक दूसरे के हाथ थामे चल रहे थे। ये देखकर दीप्ति इमोशनल हो जाती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे प्रियांशु से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उसे प्यार से समझा भी तो सकती थी। वहीं पर प्रियांशु भी पार्क में बैठा हुआ था। वह अपने और दीप्ति के बीच अनबन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा था। सब मेरी ही गलती है। दीप्ति बार बार कह रही थी और मैं समझने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह प्रियांशु खुद को कोसता है, तभी एक आदमी प्रियांशु के सामने बैठता है और कहता है, बेटा बेटा। अंकल, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ बेटा, बुरा मत मानना। क्या तुम मुझे 20 रुपए दे सकते हो? 20 रुपए? बेटा मैं भिखारी नहीं हूँ। आज सुबह मेरी शांति से छोटी सी लड़ाई हुई थी। शांति मेरी पत्नी का नाम है, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम कुछ समय साथ बिताएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए शांति को मैं यहाँ घुमाने के लिए ले आया। शांति को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही मैं आइसक्रीम लेने गया तो मुझे पता चला कि मेरा बटुआ किसी ने चुरा लिया है। इसीलिए थोड़ी मदद कर देते। ठीक है अंकल, मैं समझ गया हूँ। मैं भी आपको पैसे देता हूँ। प्रियांशु उस आदमी को पैसे देता है। थैंक यू बेटा। एक बात याद रखना बेटा, पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, लेकिन रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। और इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पति की होती है, क्योंकि पत्नी वो तो बेचारी सब कुछ छोड़कर पति के भरोसे ही ससुराल आती है। इसीलिए मैं कभी भी झगड़े की वजह से रिश्ते में दरार नहीं आने देता। ओह माफ करना बेटा, बिना सोचे समझे कुछ भी बोली जा रहा हूँ। कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकता हूँ। और देखा जाए तो आपने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है वैसे आज। इसके बाद वह आदमी चला जाता है और प्रियांशु सब कुछ ठीक करने के लिए सोचता है। मेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है, तो मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। कुछ देर बाद दीप्ति घर पहुंचती है और देखती है कि प्रियांशु की माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही है। तब दीप्ति कहती है, माँ आज मैं खाना बनाती हूँ। अरे बेटी, आज तो जल्दी घर आ गई। हाँ माँ, बस ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। चलिए अब बातें बाद में करते हैं, पहले मैं खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। मैंने कहा ना माँ, प्लीज जिद मत कीजिए, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। ठीक है, बना ले। तो क्या मैं सब्जी काट दूं? जी नहीं, अभी आप जाइए और आराम कीजिए या फिर सो जाइए, ठीक है? ठीक है। माँ को तो बोल दिया, पर बनाऊं क्या? क्यों ना प्रियांशु की पसंद का खाना बनाया जाए। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। चल दीप्ति, शुरू हो जा। इसके बाद दीप्ति खाना बनाने की तैयारी करती है। फिर कुछ देर में प्रियांशु का पसंदीदा खाना बना लेती है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। बस प्रियांशु सिखाकर मेरी नादानी को माफ कर दे। कुछ देर बाद प्रियांशु भी घर आ जाता है और थोड़ी देर बाद खाना खाने बैठता है। क्या बात है माँ, आज खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। बेटा, बहू ने आज खाना बनाया है। बेचारी शाम से मेहनत कर रही थी। ओह, प्रियांशु और दीप्ति दोनों अपने कमरे में एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए थे। किसी को किसी से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों बस यही सोच रहे थे कि बातचीत कैसे शुरू की जाए। आज खाना अच्छा बना था। अच्छा, तुम ऑफिस से कब आई थी? मैं शाम को आ गई थी। दीप्ति, अब मुझसे इधर उधर की बातें नहीं हो पा रही हैं। आज के लिए सॉरी। बल्कि आज ही क्यों, कल परसों और आज तक के लिए जो भी मैंने गलती की, हर चीज के लिए सॉरी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए। प्लीज मेरी गलतियों को मेरी नादानी समझकर भूल जाओ। तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। अच्छा, सुनाई नहीं दिया? ठीक है, तो मैं सो जाती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, तो मैं भी कहाँ सोने वाली थी, मैं भी मजाक ही कर रही थी। इसके बाद दोनों खिलखिलाने लगते हैं। अच्छा दीप्ति, 2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्यों? ये देखो सरप्राइज, हम 2 दिन के लिए गोवा जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऑफिस में बात करनी होगी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं सुनना। हम गोवा जा रहे हैं, बस। हम गोवा जा रहे हैं, हम गोवा जा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। पहले कहो तुम जा रही हो या नहीं, नहीं तो मैं ऐसे ही रात भर चिल्लाता रहूंगा। हम गोवा जा रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, हम गोवा जा रहे हैं, ठीक है? ये हुई ना बात। दीप्ति, आई लव यू। आई लव यू टू। अगले दिन दोनों गोवा के लिए निकल जाते हैं। पता है दीप्ति, अगर तुम गुस्सा नहीं करती ना तो ये गोवा जाने का ट्रिप भी नहीं बनता। अच्छा, तो क्या चाहते हो, मैं फिर से गुस्सा हो जाऊं और ये ट्रिप कैंसिल हो जाए? अरे नहीं मेरी माँ, मैं पागल हूँ क्या जो ऐसा करूंगा? इतनी सुंदर बीवी के साथ गोवा जाने का मौका भला कौन छोड़ेगा?
ये सही है। इसी तरह दोनों आपस में मस्ती मजाक करते हुए गोवा पहुंच जाते हैं। फिर 2 दिन की छुट्टी बिताने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में दीप्ति को ऑफिस से फोन आता है और उसका प्रमोशन हो गया और वह मैनेजर बन गई। दीप्ति ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। क्या हुआ? अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ? इतनी खुशी? दीप्ति कहने जाती है, तभी वह मन में सोचती है कि ये बात वह घर में सबको बताएगी और प्रियांशु को सरप्राइज देगी। वो मेरी सहेली की शादी तय हो गई है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ देर बाद दोनों घर के सामने पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक डॉक्टर घर से निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर प्रियांशु और दीप्ति को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि प्रियांशु के दादी और पापा चुपचाप बैठे हैं। पापा, क्या हुआ है? मैंने अभी अभी डॉक्टर को जाते हुए देखा। बेटा, तेरी माँ घर साफ करते करते नीचे गिर गई, पीठ में चोट है। डॉक्टर ने कुछ महीनों के लिए आराम करने को कहा है। मैंने कितनी बारी माँ को सावधानी से काम करने के लिए कहा है। बेटा, इसमें तुम्हारी माँ का क्या दोष है? बहू के आने पर भी बेचारी को चैन ना मिला। खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम तो वही करती है। माँ, ये सब बातें करना भी जरूरी है? तू चुप कर, मैं गलत क्या कह रही हूँ? दीप्ति बेटी, अब छोड़ दे ऑफिस, बहुत काम कर लिया। अब तुझे ही घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। दीप्ति, दादी ठीक कह रही थी, तुम ऑफिस छोड़ दो। कल से ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और मैं इतना कमा तो लेता हूँ कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देख सकते? आई मीन, अगर हम माँ की देखभाल के लिए किसी को रख लेते हैं तो? दीप्ति, बात को समझो। मैं माँ को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे। तुम ऑफिस छोड़ रही हो और यही फाइनल है। दीप्ति नहीं चाहती थी कि उसके जॉब की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वह अपने प्रमोशन की बात किसी से नहीं बताती और जॉब छोड़ देती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। दीप्ति एक तरफ घर को संभालती थी तो दूसरी तरफ माँ का ख्याल रखती थी। वह हर चीज मुस्कुरा कर करती थी। बेटी, तुझे जितनी बार ऐसे मुस्कुराते हुए देखती हूँ, मेरा जी हल्का हो जाता है। मेरी वजह से तूने जॉब छोड़ दिया, सब कुछ भुलाकर घर के काम में व्यस्त हो गई। अरे माँ, जॉब का क्या है? मैं तुम्हें बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा, ठीक है? बेटी, एक बात पूछूं? हाँ माँ, तुम्हारे और प्रियांशु के बीच सब ठीक है ना? प्रियांशु आजकल जल्दी ऑफिस चला जाता है और लेट से भी आता है। हाँ माँ, मुझे कुछ काम है, आप आराम कीजिए। दीप्ति अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। माँ, मैं कैसे बताऊं आपको, प्रियांशु बदल गया है। अब धीरे धीरे प्रियांशु हर चीज के लिए मना करता है। पहले जॉब करने से मना किया और अब मैं मनपसंद कपड़े भी नहीं पहन सकती हूँ। एक दिन क्या मैं जीन्स पहनकर बाजार चली गई तो मुझे बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगा। कहता है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, उसकी बेइज्जती होगी। पहले हम हर वीकेंड मूवी देखने जाया करते थे, लेकिन आज मुझे जॉब छोड़े हुए 2 महीने हो गए हैं। तब से मैंने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा है। जब मैं बोलती हूँ प्रियांशु आज कहीं घूम कर आते हैं तो हमेशा बहाना बनाता है। मैं कोई बहाना नहीं बनाता दीप्ति। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं भी तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। हर दिन काम का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। अब तो वीकेंड में भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं तुमसे रूठ कर जल्दी ऑफिस चला जाता हूं और तुमसे नजरें ना मिले इसलिए लेट घर वापस आता हूं, लेकिन ये सच नहीं है। तुमने अपनी जॉब हमारे लिए सेक्रीफाइस कर दी। अगर मेरी भी जॉब चली जाएगी तो मैं तुम लोगों को कैसे संभालूंगा? लेकिन अब बस कुछ ही महीनों की बात है। जैसे ही मेरा लोन पास हो जाएगा, मैं अपनी छोटी सी कंपनी शुरू करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल परिस्थितियां दीप्ति और प्रियांशु की विपरीत थी, क्योंकि चीजें सामान्य होने की बजाय और भी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के बीच जो विश्वास था उसमें भी दरार आने लगी थी। एक दिन प्रियांशु और दीप्ति के बीच काफी नोकझोंक हुई और दोनों का तकरार इतना ज्यादा बढ़ गया कि दीप्ति ने प्रियांशु से कह दिया, बस बहुत हो गया, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना अब मेरे लिए एक पहाड़ सा हो गया है। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। प्रियांशु दीप्ति की इस बात पर जवाब दे देता है, मैं भी तुम्हें झेलते हुए तंग आ गया हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह था। इससे अच्छा होता मैं कुंवारा ही रह जाता उम्र भर। प्रियांशु के तीखे शब्द सुनकर दीप्ति काफी गुस्सा हो जाती है और प्रियांशु से मुंह फेर कर एक कोने में बैठ जाती है। ये देखकर प्रियांशु का गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है और वो बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। इधर कमरे में दीप्ति बिस्तर पर लेटकर अपनी किस्मत को कोसते हुए आंसू बहाती रही। मेरी पति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी की। क्या क्या नहीं किया। एक इंडिपेंडेंट लड़की से टिपिकल हाउसवाइफ बन गई, जिसका सिर्फ काम होता है घर में काम करना, खाना बनाना, पोछा बर्तन, बस। फिर ये सुनना पड़ता है कि तुम दिन भर करती क्या हो।
दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने के बाद प्रियांशु दीप्ति को किसी काम से कॉल करता है। दीप्ति भरी हुई आंखों से जब मोबाइल पर नजर डाली तो प्रियांशु का कॉल देखकर वो कॉल काट देती है और मोबाइल को फेंक देती है। दीप्ति ने अभी कॉल काटा ही था कि प्रियांशु का गुस्सा और बढ़ गया। बस अब बहुत हो गया है। मैं इस रोज रोज के झगड़े से परेशान हो गया हूँ। आज मैं इस झगड़े के जड़ तक जाकर रहूंगा। प्रियांशु रात को घर आता है और बातों बातों में एक बार फिर से दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि अगली सुबह दीप्ति घर छोड़कर जाने लगती है। बेटी, ये क्या कर रही है? झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू ऐसे घर छोड़कर जाएगी। नहीं माँ, मेरा जाना ही सही होगा। मैं इस रोज रोज के झगड़े से तंग आ गई हूँ। माँ, उसे जाने दो। मायके के कुछ दिन रहेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चुप कर। बहू ना होती ना तो आज मैं बिस्तर पर पड़ी होती। नहीं माँ, मुझे जाने दीजिए। इसके बाद दीप्ति अपने घर चली जाती है। दीप्ति की माँ दीप्ति के अचानक घर आने के बाद पूछती है, बेटी सब ठीक तो है? तू अचानक? कम से कम हमें फोन कर लिया होता। और दमाजी कहाँ है? माँ, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं सब कुछ छोड़कर आ गई हूँ। अरे ये लड़की क्या बोल रही है? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। बेटी एक बार ठीक से सोच ले, इस तरह घर छोड़ देने से लोगों के बीच काफी बदनामी होगी। दीप्ति कोई जवाब नहीं दे पाई, बस आंसू बहाती है। अरे कुछ तो बोल। तुम रुको बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, हम आराम से बात करते हैं। उधर प्रियांशु के मम्मी पापा भी प्रियांशु को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियांशु, मैंने दीप्ति को ये घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था। जैसे वो खुद गई है वैसे ही उसे खुद आना होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दीप्ति के माता पिता दीप्ति को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। बेटी, जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। जिंदगी में सुख दुख ढलता ही रहता है, लेकिन जो अटूट रिश्ता एक बार जुड़ जाता है, उस रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों को साथ लेकर ही चलना पड़ता है। और अपने हम सफर के साथ चलने से कठिनाइयाँ और दुख बहुत पीछे हो जाते हैं। पति पत्नी को चाहिए एक दूसरे का साथ दें, सुख दुख में साथ रहें। दीप्ति के घर छोड़कर जाने से प्रियांशु बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस कर रहा था, मानो इस घर से बची हुई खुशियां भी छोड़ गई हो। दीप्ति, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। ये घर अब सूना सूना लगने लगा है। घर के जिस कोने में मेरी नजर पड़ती है, मानो तन्हाई मुझे काटने लगती है। ये सब सोचते हुए प्रियांशु का दम घुटने लगता है। उसे एहसास हुआ कि जीवन साथी के बिना जीवन के भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी उसकी नजर सामने एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वह दीप्ति के साथ बेहद ही खुश नजर आ रहा है। वह तस्वीर उतारता है और छाती से लिपटकर रोने लगता है। एक दिन दीप्ति की माँ बहुत गुस्से में थी और वह दीप्ति से कहती है, सुन, प्रियांशु को छोड़कर तू यहाँ पर बैठी है। क्या तूने सोचा है कि किस हाल में होगा वो? अरे वह तेरा पति है, अगर गुस्से में 2-4 बात कह भी दी तो क्या हो गया? भगवान न करे कल ये बात तलाक तक पहुंच जाए, फिर क्या तू हमेशा के लिए अकेली रह पाएगी? मेरी बात सुन, उसके पास वापस चली जा। मेरा दिल कहता है कि प्रियांशु को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। दीप्ति को अपनी माँ की बातों से गहरा असर हुआ और वह उस रात बहुत रोई और महसूस किया कि उनके बीच हुए सभी झगड़ों में उसकी भी गलती थी। दूसरे दिन सुबह होते ही दीप्ति वापस लौट जाती है। दीप्ति के वापस लौट आने से प्रियांशु के चेहरे पर खोई हुई खुशी वापस आ जाती है। दीप्ति, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? नहीं नहीं, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। प्रियांशु, सजा की हकदार तो मैं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, यहाँ तक कि जब हमारे बीच हालत काफी खराब हो रहे थे तब मैं तुम्हें अकेली छोड़कर चली गई। क्या तुम अपनी दीप्ति को एक और एक आखिर बार माफ कर सकते हो प्लीज? दीप्ति,